दास्ताने भारत में आज जवाहरलाल नेहरू की कहानी, जिन्होंने आजादी के बाद पहले ही पखवाड़े में भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी। अभिवादन स्वीकार करें मनोज शर्मा का। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा और नेहरू की पहली मुलाकात कब हुई थी, इसका पक्का विवरण कहीं नहीं मिलता। लेकिन इंदिरा गांधी ने बॉम्बे में होमी भाभा ऑडिटोरियम के उद्घाटन के समय दिए गए भाषण में याद किया था कि उनकी भाभा से पहली मुलाकात सन 1930 में हुई थी, जब वो अपने पिता के साथ पानी के जहाज से फ्रांस के शहर मार्सिले जा रही थी। नेहरू दुनिया के उन नेताओं में से एक थे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिमायती थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि भारत के आजाद होने के एक पखवाड़े के अंदर ही नेहरू ने भाभा की लीडरशिप में बोर्ड ऑफ रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की थी। नेहरू और भाभा दोनों ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष मिस्टर M.R. श्रीनिवासन ने लिखा था, उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। मेरा मानना है कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, उनके परिवार के अन्य सदस्यों और कृष्ण मेनन को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नेहरू के इतना करीब था जितना कि भाभा थे। भाभा नेहरू को हमेशा भाई करके पुकारते थे। इंदिरा गांधी का भी मानना था कि उनके पिता के पास भाभा के लिए हमेशा समय होता था। सिर्फ इसलिए नहीं कि भाभा महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते थे, बल्कि इसलिए कि उनसे बातचीत करके नेहरू अच्छा महसूस करते थे। भाभा नेहरू की बौद्धिक प्यास को पूरा करते थे, जो राजनीति में रहकर कभी पूरी नहीं हो पाती थी। इसका एक कारण यह भी था कि दोनों की पर्सनालिटी में पूर्व और पश्चिम का एक अद्भुत संगम था। सन 1954 आते आते परमाणु ऊर्जा आयोग सरकार का एक अलग विभाग बन गया और होमी भाभा इसके पहले सचिव बने। इससे पहले तक उनकी भूमिका सलाहकार तक सीमित थी। भाभा एक साथ एटॉमिक एनर्जी कमीशन और टाटा इंस्टीट्यूट के प्रमुख की भूमिका भी निभा रहे थे। नेहरू और भाभा की लीडरशिप में 1955 में अलाए में थोरियम प्लांट और फिर ट्रॉम्बे में पहला एटॉमिक रिएक्टर काम करना शुरू कर दिया था। भारत देश के आजाद होते ही नेहरू ने विज्ञान से जुड़े संस्थानों की नींव डालनी शुरू कर दी थी। आज जो IIT, IIM, इसरो और एम्स जैसे संस्थान दिखते हैं, उनकी शुरुआत नेहरू ने तब की थी जब भारत इकोनॉमिकली बहुत कमजोर था। पहली IIT 1952 में वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में बनी थी। भाखड़ा में सतलुज नदी पर बनने वाले बांध को उन्होंने आधुनिक भारत के नए मंदिर कहा था। वो हर साल इंडियन साइंस कांग्रेस में भी भाग लेते थे। पीयूष बाबेले अपनी किताब नेहरू, मिथक और सत्य में लिखते हैं, नेहरू को देश के खेतों तक पानी पहुंचाना था, करोड़ों लोगों को रोजगार देना था, बच्चों को तालीम देनी थी, विज्ञान की नई सोच से देश को रूबरू करवाना था, देश की हिफाजत के लिए फौजी इंतजाम करने थे, कला और संस्कृति को बुलंदियों तक लेकर जाना था, विदेशी मेहमानों के लिए होटल बनवाने थे, चंडीगढ़ जैसे आधुनिक शहर बसाने थे। कौन सा काम था जो उन्हें नहीं करना था? सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक काम करने वाले नेहरू के इरादों का होराइजन बहुत विशाल था। वो बहुत दूर तक देखते थे। आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में नेहरू ने अपने कठोर आलोचकों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जगह दी थी।
ये एक अद्भुत प्रयोग था जिसे बाद का कोई भी प्रधानमंत्री दोबारा करने की हिम्मत नहीं कर सका। मंत्रिमंडल में शामिल अंबेडकर ने उनकी ये कहकर आलोचना की थी कि नेहरू ने कांग्रेस को एक तरह की धर्मशाला बना दिया है, जहां सिद्धांतों और नीतियों का कोई मूल्य नहीं है, जहां बेवकूफों के लिए भी जगह थी और धूर्तों के लिए भी, जहां दुश्मन भी आ सकते हैं और दोस्त भी। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देने की घोषणा तब हुई जब वो यूरोप यात्रा पर थे। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि ये सम्मान उन्हीं की सरकार ने उन्हें दिया था। रशीद किदवाई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा में लिखते हैं, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेहरू से कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन फिर भी भारत रत्न देने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने खुद स्वीकार की। उन्होंने कहा, यह फैसला मैंने अपने विवेक से, बिना प्रधानमंत्री से सलाह लेकर लिया है। इसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि देश इस फैसले का स्वागत करेगा। नेहरू बहुत मेहनती शख्स थे। सुबह जल्दी ही उठ जाते थे और दिन में 16 से लेकर 17 घंटे तक वो काम करते थे। इस दौरान वो इंटरव्यू, मीटिंग और ब्यूरोक्रेट्स और विदेशी डिप्लोमैट से मिलने और अगर पार्लियामेंट का सेशन हो तो उसमें भाग लेने का वक्त निकाल लेते थे। रोज सुबह योगा करना और 5 से 10 मिनट तक हेड स्टैंड करना उनकी रूटीन का हिस्सा था। स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग भी उन्हें पसंद थी। उनके पहले प्राइवेट सेक्रेटरी HVR अयंगर ने लिखा था, 1947 के पंजाब दंगे के दौरान दौड़ भाग के बाद हम आधी रात को दिल्ली वापस पहुंचे। अगले दिन सुबह 6 बजे का प्रोग्राम था। नेहरू 2 बजे सोए और 5:30 बजे पूरी तैयारी के साथ निकलने के लिए खड़े थे। नेहरू के करीबी दोस्त सैयद महमूद लिखते हैं, जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उनका अपर क्लास इंग्लिश डिमेनर देखकर प्रभावित हुआ, लेकिन उनकी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी उन्हें बिल्कुल भारतीय बना देती थी। ट्रेन जर्नीज में वो मेरा बिस्तर बंद खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे। जर्नलिस्ट फ्रैंक मोराइस अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, नेहरू सोने से पहले 15-20 मिनट किताबें पढ़ते थे। उनकी पसंदीदा किताबें राजनीति, कविता, फिलॉसफी और आधुनिक विज्ञान पर होती थी। फाइल्स पर उनकी नोटिंग संक्षिप्त और स्पष्ट होती थी। उन्हें फाइल्स पेंडिंग रखने की आदत नहीं थी। वो बहुत सफाई पसंद थे। तिरछी तस्वीरें सीधा करना, दोस्त के घर टेबल की धूल हटाना, कागजों और किताबों को सही जगह रखना उनकी आदतों में था। नेहरू की शख्सियत का एक नकारात्मक पहलू ये था कि वो कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ज्यादा ही माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते थे। उनका समय कई ऐसे कामों में लगता था जो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए जरूरी नहीं था। शशि थरूर लिखते हैं, नेहरू खुद सिविल सर्वेंट्स का काम करना पसंद करते थे। उनके लिए जरूरी नहीं था कि हर चिट्ठी का जवाब खुद दें, लेकिन उन्हें ऐसा करके सुकून मिलता था। उन्हें ऑफिसर से दुनिया के हर विषय पर बात करने में मजा आता था। एक ब्रिटिश ऑफिसर का कहना था, मैं जब भी नेहरू से मिलने जाता था वो मुझसे दुनिया के मसलों पर बात करना शुरू कर देते थे। मुझे हैरानी होती थी कि उनके पास इतना वक्त कैसे होता है। एक बार घाना के नेता क्वामे क्रूमा सर्दी में भारत यात्रा पर आए। उन्होंने फैसला किया कि वो उत्तर भारत की यात्रा ट्रेन से करेंगे।
ट्रेन चलने से पहले नेहरू स्टेशन पर आ गए। उन्होंने कहा, ये कोट मेरे लिए लंबा है लेकिन तुम पर परफेक्ट आएगा। जब क्रूमा ने कोट पहना और हाथ जेब में डाले तो उन्हें एक वुलन मफलर मिला। वो उनकी सुरक्षा के लिए था सर्दी से। एक बार कश्मीर यात्रा में उनके स्टेनोग्राफर का सूटकेस नहीं पहुंच पाया। वो आदमी सिर्फ कॉटन शर्ट पहने ठंड में कांप रहा था। नेहरू ने तुरंत उसके लिए स्वेटर और जैकेट का इंतजाम करवाया। जेल में रहकर भी वो अपने साथियों के बर्थडे याद रखते थे और वहां से बधाई भेजते थे। नेहरू को लेकर आलोचक कहते थे कि उन्हें लोगों को पहचानने की समझ कम थी। उनकी एक मित्र राजकुमारी अमृत कौर लिखती हैं, नेहरू चुपचाप चापलूसी को भी झेल लेते थे। इस वजह से सख्त आलोचना उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी और कभी-कभी लोगों के कैरेक्टर को पहचान नहीं पाते थे। 12 सितंबर 1955 को खजुराहो में कार से उतरते वक्त उनकी 2 उंगलियां कार के दरवाजे में आ गई। उन्होंने पट्टियां बांधकर पूरा दौरा कंप्लीट किया। उन्होंने दर्द होने के बावजूद खाना, शेव बनाना, कपड़े पहनना सब कुछ खुद किया। किसी ने उनसे पूछा, नेहरू जी उंगलियां अब कैसी हैं? नेहरू ने हंसी से कहा, चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगी। नेहरू के व्यवहार में शालीनता का ऊंचा दर्जा था। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वो अपने विरोधियों से सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। 1942 में उनके राजा गोपालाचारी से मतभेद हो गए थे क्योंकि राजा जी ने भारत में मुस्लिम्स के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का विचार स्वीकार कर लिया था। कुछ लोग स्टेशन पर काले झंडे लेकर खड़े थे। नेहरू खुद कार से उतरकर उनके हाथों से काले झंडे छीन लिए और डंडों से उनको भगा दिया। जब क्राउड लीडर उनके सामने आया तो नेहरू चिल्ला पड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमान की बेइज्जती करने की? नेहरू को सादा भोजन पसंद था। 18 जून 1956 को एक गवर्नमेंट नोट जारी हुआ। प्रधानमंत्री का आग्रह है कि उन्हें भोजन के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं चाहिए। उनके भोजन के लिए कोई भी अलग अरेंजमेंट ना किया जाए। वो जहां पर भी होंगे वहां का सामान्य भोजन लेंगे। उन्हें मिर्च मसाले की आदत नहीं है। वो मांस खाते थे लेकिन आमतौर पर शाकाहारी भोजन पसंद करते थे। सुबह वो कॉफी और शाम को फीकी चाय का कप लेते थे। गांधी जी की हत्या के बावजूद नेहरू को अपनी सुरक्षा की खास परवाह नहीं थी। उनकी गाड़ी के आगे सिक्योरिटी एस्कॉर्ट्स का कॉन्वॉय नहीं होता था, सिर्फ एक मोटरसाइकिल गार्ड चल रहा होता था। नमस्कार, मनोज शर्मा, दास्तान-ए-भारत। थैंक यू।